सो अब हम उस टॉपिक पे आ गए हैं जहाँ एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है. सो यू हैव an infinite long wire which is being shown here. इसका कोई पॉइंट है O और यहां से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P. ये पॉइंट है P जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. और जैसा कि अभी बोला आपको कि ये डिस्टेंस है R, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. यहां से दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस. वायर इनफाइनाइट लेंथ का है, वेरी लॉन्ग means infinite length. तो first we will consider ये लेटेस्ट से एक L लेंथ उस इनफाइनाइट में से बाहर निकाल लेते हैं. ये जो लेंथ है यहां से और O तक L है और फिर O से नीचे तक L है, जहां मैंने इनफाइनाइट शुरू होता हुआ दिखाया है. यानी टोटल लेंथ 2L है, उसमें से ये लेंथ L है. अब L पोजीशन है O से लेकर के और A तक के वायर का लेंथ है. इसे हम एज ए वेक्टर ट्रीट कर सकते हैं. सो लेट अस से कि ऊपर हमने ले लिया पॉजिटिव कोऑर्डिनेट प्लस L है ये. सिमिलरली नीचे जहां तक अपना एलिमेंट जाएगा, लेट अस से ये D है तो ये माइनस L है. यानी जो ये वायर है अपना जिसे हमने इनफाइनाइट में से कट आउट किया है, ये टोटल 2L लेंथ का है, प्लस L ऊपर एंड माइनस L नीचे. ठीक है. अब एक एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं कि लेट अस से A भी एक एलिमेंट है और इसका लेंथ समथिंग DL है. ऐसे ऐसे DL को अगर O से A तक इंटीग्रेट कर दिया जाए तो L बन जाएगा. अगर ऐसे ऐसे एलिमेंट्स को O से A तक इंटीग्रेट कर दें तो क्या बन जाएगा, L बन जाएगा. जबकि सेम एलिमेंट को अगर हम O से D तक इंटीग्रेट करें तो माइनस L मिलेगा. ठीक है. मीन्स यहां भी एक एलिमेंट है CD और ये लेंथ भी DL है. लेट अस से यूनिफॉर्मली चार्ज कराया है तो टोटल चार्ज मान लेते हैं इस पर कि Q है, इस इनफाइनाइट वाले पे. और इसमें जो छोटा सा चार्ज आया DL लेंथ में, इसे हम DQ कर लेते हैं. यानी लेंथ DL है और चार्ज DQ है. तो अब इस एलिमेंट के कारण जो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन अवे फ्रॉम द एलिमेंट होगा. क्योंकि आप पॉइंट P पर एक टेस्ट चार्ज मानने वाले हैं जो इसका फोर्स और फील्ड फील करेगा. तो ये फोर्स फील करेगा किस डायरेक्शन में, ऐसे अवे फ्रॉम द एलिमेंट. इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, यहां भी पॉजिटिव चार्ज है. अगर आप सोचें कि दोनों में से कोई एक निगेटिव हो तो क्या फर्क पड़ेगा, यस, डायरेक्शन केवल चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ओवरऑल रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हाँ, डायरेक्शन जरूर अलग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दोनों अगर निगेटिव हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है. नाउ CD के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा सिमिलरली ऐसा होगा. यहां पर जो टेस्ट चार्ज है पॉइंट P पर, ये दोनों के कंबाइंड एक्शन के कारण फील्ड या फोर्स फील करेगा. लेट अस से ये फील्ड है DE
और ये फील्ड भी है DE। ये एलिमेंट AB पॉइंट P से ऐसा कह लेते हैं कि ये x डिस्टेंस पर है। सिमिलरली ये भी x डिस्टेंस पर होगा। इस पॉइंट O से ऊपर और नीचे दोनों सेम लेंथ पर हमने एलिमेंट माना हुआ है। पॉइंट P O से सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के लिए है, तो इन दोनों का डिस्टेंस भी x होगा। अब जो छोटा सा एलिमेंट हमने लिया है dl, जिस पर चार्ज छोटा सा है dq, उसके लिए फील्ड कैसे लिखा जाएगा? कुछ लाइंस लिखने जरूरी होते हैं आपको बोर्ड की कॉपी में, और एंट्रेंस में डायरेक्ट हम रिजल्ट का यूज करेंगे। सो कंसीडर a small charged element dq having length dl. The electric field due to this element is given by, याद करो आप, एक पॉइंट चार्ज के लिए E जो होता है वो होता है KQ/R²। यहां Q की जगह छोटा सा चार्ज dq है तो फील्ड भी छोटा सा dE होगा, यानी KdQ, R की जगह डिस्टेंस है x, सो x²। सिमिलरली जो लोअर एलिमेंट है उसके कारण भी फील्ड सेम होगा, यानी इस DE का वैल्यू होगा KdQ/R², इसका भी वैल्यू होगा KdQ/x²। नाउ पॉइंट P पर जो चार्ज है वो दोनों डायरेक्शन में तो नहीं जा सकता। फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और हमें पता है कि अगर दो वेक्टर किसी पॉइंट पे कंबाइंड काम करें तो हमें उनका रिजल्टेंट फाइंड करना होता है, और वही रिजल्टेंट ये बताएगा कि ये पॉइंट चार्ज किधर मूव करेगा या किस डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा वो। तो इसके लिए या तो हम कंपोनेंट मेथड से ले सकते हैं या इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में दिखा सकते हैं। लेट अस से कि हमारे लिए आसान क्या है और समझना बेहतर क्या है। जरूरी नहीं है कि कॉम्प्लेक्स टाइप से डेरिवेशन किया जाए, डेरिवेशन सिंपल और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, हर किसी को आसानी से समझ में आना चाहिए। इसके लिए आपको खुद इतना मेहनत करना होता है, टर्म्स को सिंप्लीफाई करना होता है ना। टर्म्स को कॉम्प्लेक्स बनाने की जाए, कन्वर्शन बनाने की बजाय उसे हम सिंपल से सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं। तो आओ वैसे ही एक कोशिश करते हैं। सो लेट अस से कि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब ये जो DE है, अगर ये एंगल थीटा है और इस लाइन को आगे बढ़ा दिया जाए तो ये भी थीटा होगा, सिमिलरली ये भी थीटा होगा। हाउएवर ध्यान दो, अगर मैं इस एक्सिस से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा बनाता हूं तो ये पॉजिटिव होगा। सिमिलरली इसके लिए फिर क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा तो ये नेगेटिव होगा। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहेंगे एक्सप्रेशन को तो फाइनली आपको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल इस DE का एक कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में होगा जिसे कि आप कहना चाहेंगे DE cos थीटा। दूसरा कंपोनेंट अपन इसकी बात कर रहे हैं तो दूसरा कंपोनेंट उससे 90 डिग्री पर, दिस विल बी DE sin थीटा। सिमिलरली इस वाले के लिए यानी CD एलिमेंट के लिए एक कंपोनेंट फिर से इसी डायरेक्शन में सेम, जबकि दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में DE sin थीटा। हम सब जानते हैं कि जिस वेक्टर के साथ थीटा एंगल बने वो DE cos थीटा होता है और दूसरा परपेंडिकुलर DE sin थीटा होगा। अगर मैं ये CD की बजाय कहीं और एलिमेंट ले लूं तो उसका एक कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट अपर पार्ट में होगा। सो
ये दोनों पार्ट के जो वर्टिकल कंपोनेंट है यू कैन सी कैंसिल हो जाएंगे, डी साइन थीटा 180 पर है, और 180 पर दो वेक्टर अगर इक्वल हो तो उनका रिजल्टेंट 0 होता है। सो दिस विल गेट कैंसल्ड आउट, ये और ये। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्टेंस, गिवन डिस्टेंस अवे फ्रॉम द वायर, यू कैन सी क्लियरली। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड here net electric field E equals to कितना d cos theta। now d is what k dq upon x square and cos theta is what where cos theta equals to, ये थीटा है तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी r अपॉन x, करेक्ट, r अपॉन x। नाउ वी नीड टू इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। अगर आप इसे डायरेक्ट करना चाहें तो d का वैल्यू यहां k dq अपॉन x स्क्वायर पुट करेंगे, cos थीटा का वैल्यू r अपॉन x पुट करेंगे, फिर dq का वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो वो dl के टर्म में आएगा। dq का वैल्यू कितना होना चाहिए? अब ऐसे केसेस में जहां वायर का लेंथ नहीं दिया हुआ है तो ये लेंथ डेंसिटी हमारे काम आता है। और याद करें आप, लीनियर चार्ज डेंसिटी का एक कंसेप्ट है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो केवल और केवल ये बताने आता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्ब्डा से लिखा जाता है और ये Q अपॉन L होता है, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो अगर चार्ज छोटा सा हो तो ऑब्वियस ही बात है कि ये छोटे से लेंथ पर होगा, dl पर होगा, यानी आप dq को लिख सकते हैं लैम्ब्डा dl। चार्ज डेंसिटी का बस इतना ही यूज है कि आप अगर लेंथ नहीं मालूम है तो आप एक लीनियर चार्ज डेंसिटी जो कि कांस्टेंट होता है उसके टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो एक साथ इतनी सारी चीजें वैरी करेगी और ऐसे तो इंटीग्रेशन होगा नहीं। इंटीग्रेशन हम सिंपल रखेंगे, यानी अपने पास केवल और केवल एक कंपोनेंट होना चाहिए जिसे कि हम इंटीग्रेट कर सके, ठीक है। सो वी विल ट्राई टू पुट द वैल्यू ऑफ dq, वी विल ट्राई टू पुट द वैल्यू ऑफ x और थीटा एंड वील हैव अ सिंगल एंटिटी जिसे कि हम इंटीग्रेट कर सके। वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये है वायर अपना और ये है लेंथ उसका L और माइनस dl कंपोनेंट का, ये थीटा एंगल है और अपना जो नेट फील्ड है वो कितना आ रहा है, डी कॉस थीटा। दिस इज सो E इक्वल्स टू डी कॉस थीटा। पिछले वाले स्लाइड से मैंने इसे लिखा है, but d equals to what, k dq upon x square into cos theta। cos theta आप आसानी से देख सकते हैं कि यहां होने वाला है r अपॉन x। so let's write down r upon x means k r dq अपॉन x क्यूब। हम इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते कि dq को इंटीग्रेट करके q बना दो, क्योंकि x भी तो वेरिएबल है। अगर ये एलिमेंट इनफाइनाइट पे लिया जाए तो वो डिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, अगर ये लेंथ o पर लिया जाए तो वो डिस्टेंस r के बराबर हो जाएगा। तो वो लेंथ हमने थीटा एंगल पे लिया हुआ है, मींस हमें x को चेंज करना होगा, कांस्टेंट के टर्म में लाना होगा, या फिर dq को कांस्टेंट के टर्म में लाना होगा। देखते हैं dq को कैसे लिखा जा सकता है। dq को हम लिख सकते हैं k r लैम्ब्डा dl अपॉन x क्यूब। ऑब्वियस सी बात है, यहां इंटीग्रेशन होना है किसका, dq का, यहां इंटीग्रेशन होना है dq का या x का। अब इंटीग्रेशन किसका होना है, dl का या x का। अब भी दो वेरिएबल है। तो वंस अगेन
अब ये देखते हैं कि या तो x को l के टर्म में या l को x के टर्म में लिख दो, ठीक है। इसे यहीं फिलहाल छोड़ते हैं, हम इस पे वापस लौटेंगे जब अपने पास x या तो l के टर्म में होगा या l x के टर्म में होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ फ्रॉम डायग्राम, इन फैक्ट फ्रॉम ट्रायंगल, जो OAP है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें आप देखें कि ऐसा लिखा जा सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू एल, आई मीन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर। बट व्हाई? बिकॉज वी नीड टू फाइंड डीएल। तो डीएल को फाइंड करने के लिए अपने पास एल चाहिए, फिर हम इसे क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएट कर देंगे। आर को डिफरेंशिएट करेंगे, क्या बन जाएगा, आर को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। एक्स को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x dx हो जाएगा, और एल को क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2l dl हो जाएगा। नाउ लुक, हमने और प्रॉब्लम क्रिएट कर लिया है। सिंपली स्टूडेंट्स ऐसे ही करते हैं कि एल डीएल चाहिए ना, चलो इंटीग्रेट कर देते हैं। अब देखो क्या हुआ, आपने x dx l dl के बदले आप पुट करेंगे x अपॉन l, तो l भी तो वेरी कर रहा है, l इज नॉट कांस्टेंट, l इनफाइनाइट है, l इनफाइनाइट है। आप जैसे जैसे इस एलिमेंट से ऊपर जाएंगे l का वैल्यू बढ़ता जाएगा, उसमें dl ऐड होता जाएगा, जैसे जैसे नीचे आएंगे वो कम होता जाएगा, ऊपर आके 0 हो जाएगा। सो l इज नॉट कांस्टेंट, मींस ये मेथड काम करने वाला नहीं है। तो ये चीज याद रखना कि कभी भी जब डेरिवेशन कर रहे हो आप पेपर में, तो आपने ये नहीं करके हाइपोटेनस का स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं अप्लाई करके, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं करके आपको ये अप्लाई करना है। आप ट्राई करो कि x को l के टर्म में कैसे लिखा जा सकता है। आप क्लियरली लिख सकते थे कि क्योंकि आपको l और x में रिलेशन चाहिए, तो tan थीटा क्या होता है, ये तो 90 डिग्री है, तो tan थीटा परपेंडिकुलर यानी l अपॉन बेस r, करेक्ट है। अब देखो एक कांस्टेंट आ गया, x तो नहीं है ना यहां, तो मैं इसे अब लिख सकता हूं कि l इक्वल्स टू r tan थीटा। इसे हम डिफरेंशिएट कर देते हैं ताकि l क्या बन जाए, dl बन जाए। तो dl किसी के रेस्पेक्ट में कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक काम करते हैं, थीटा के रेस्पेक्ट में कर देते हैं, किसी और के भी रेस्पेक्ट में करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में वो जिसके रेस्पेक्ट में भी करेंगे वो कैंसिल होना है। इक्वल्स टू r कांस्टेंट है, r रहेगा, tan थीटा का क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, सो दिस इज sec स्क्वायर थीटा d थीटा, करेक्ट। अब आप ध्यान दें, sec स्क्वायर थीटा d थीटा और ये d थीटा अपॉन d थीटा एक्चुअली वो 1 हो जाएगा, है ना। sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन d थीटा। इसे मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूं, वी कैन राइट इट एज dl इक्वल्स टू r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। Equation number 2. Why equation number 2? Because now we have dl, expression for dl. लेकिन फिर से आ जाता है कि dl को हमने एक और वेरिएबल के टर्म में चेंज कर दिया जो कि थीटा है, और थीटा भी वेरी करेगा कहां से कहां तक। अगर एलिमेंट अपना O पर हो तो वो होगा कितना, 0 डिग्री। अगर वो इनफाइनाइट पे हो तो प्लस पाई बाई 2, नीचे इनफाइनाइट पर हो तो माइनस पाई बाई 2। सो Now we need to change x in terms of theta once again. तो याद करें, मैंने आपको बहुत पहले बताया था, यहां है tan थीटा इक्वल टू l अपॉन r, और ये हो जाएगा l इक्वल्स टू r tan थीटा, ठीक है। ऑल्सो cos थीटा इक्वल्स टू क्या होगा इसमें, cos थीटा को इसमें क्या कहेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस, r अपॉन x, r upon x. So what is r? r is x cos theta, but we need to find x. तो इसे उल्टा करके लिख देते हैं कि ये हो गया भाई x equals to r upon cos theta means r sec theta,
ठीक है, x इक्वल टू आर सेक थीटा। अब इसका वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में अब हम इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, ऑल द वैल्यूज ऑफ लाइक dl और x का वैल्यू इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। यूजिंग all the equations simultaneously, we get इक्वेशन 1 अपना क्या है कि E इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर के आर लैम्डा एंड dl। तो dl कितना आया है, देखें dl का वैल्यू है आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। dl का वैल्यू है आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई x है, x क्यू है, तो x का वैल्यू आया है आर सेक थीटा। तो इसका वैल्यू पुट कर देते हैं आर सेक थीटा यानी आर क्यू सेक क्यू थीटा। अब आप देख सकते हैं कि ये सेक स्क्वायर थीटा और ये सेक क्यू थीटा कैंसिल हो जाना है, ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल हो जाना है, तो बचेगा कितना, अब मिलने वाला है हमें इंटीग्रेशन ओवर के लैम्डा सेक थीटा, ये अपॉन में रहेगा, एक सेक थीटा बच जाएगा, ये है आर क्यू, ये है सेक क्यू थीटा। सो के लैम्डा और ये सेक थीटा को अगर हम ऊपर ले चले तो ये हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन आर। नाउ लुक, एवरीथिंग इज कांस्टेंट एक्सेप्ट थीटा। और थीटा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, ये देखो, अगर ये अपने पास एलिमेंट है इनफाइनाइट लेंथ का, तो एलिमेंट जो मैक्सिमम हो सकता है वो प्लस इंफिनिटी पर हो सकता है, जो मिनिमम हो सकता है वो माइनस इंफिनिटी पर हो सकता है, और ये अभी है कहां पर, आर डिस्टेंस पर है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर है। ठीक है कि नहीं, ये परपेंडिकुलर है इस पॉइंट पर, तो ये मैक्सिमम प्लस पाई बाई 2 पर हो सकता है और मिनिमम माइनस पाई बाई 2 पर हो सकता है। यानी अब हम लिमिट ले सकते हैं इंटीग्रेटिंग द above equation from plus pi by 2 to minus pi by 2, we have E equals to, जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकालो, के लैम्डा अपॉन आर, इंटीग्रेशन होना है कॉस थीटा का प्लस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 के बीच। अब याद करो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा होता है, और डिफरेंशिएशन निकालना हो तो माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन इंटीग्रेशन हो तो प्लस साइन थीटा होता है। ठीक है कि नहीं। सो नाउ वी हैव, जो लास्ट पॉइंट है वो है के लैम्डा अपॉन आर, कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर रहे हैं, और E इक्वल्स टू के लैम्डा अपॉन आर, ये हो गया जी साइन थीटा, और एक बार इंटीग्रेशन होना है प्लस पाई बाई 2 से, दूसरी बार माइनस पाई बाई 2 के लिए, के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 प्लस 1 एंड माइनस साइन माइनस पाई बाई 2, आपको याद होगा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, सो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी के लैम्डा अपॉन आर इंटू 2। के का वैल्यू पुट कर देते हैं, लैम्डा अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, 1 के का वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया r इंटू 2। ये 2 से 4 को आप कैंसिल कर सकते हैं, टू से ये 4 2 टाइम मीन्स लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर electric field due to uniformly charged very long a straight wire is E equals to lambda upon 2 pi epsilon naught r. This is the derivation for electric field due to a very long wire, we say of infinite length। ठीक है, अब इसके डायरेक्शन की बात करें हम तो फिर से देख लो डायरेक्शन क्या होगा। ये लॉन्ग वायर है और इस एलिमेंट के कारण फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, इस एलिमेंट के कारण फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होना है, अवे फ्रॉम द वायर। दिस इज द रिजल्टेंट फील्ड, क्योंकि ये भी एक कंपोनेंट है डी का, ये भी दूसरे एलिमेंट के लिए है और ये डिस्टेंस आपका दिया हुआ था, तो क्लियरली है कि अवे फ्रॉम द वायर होगा, है ना। तो ये भी मेंशन कर देते हैं, डायरेक्शन ऑफ this field is away from the wire along the or perpendicular to the, यहाँ along the perpendicular to the एक ही मीनिंग नहीं है, दोनों दो चीज हो जाएगा। away from the wire perpendicular to the wire या along the given distance. So this is the electric field.